प्यारे बच्चों, आज का वीडियो क्लास 10th विषय भूगोल अध्याय पहला संसाधन एवं विकास टॉपिक भू संसाधन एवं भारत में भू उपयोग प्रारूप से संबंधित है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि यदि आप क्लास 10th, क्लास 9th एवं 12th का क्वेश्चन बैंक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्नों के उत्तर या अन्य ज्ञानवर्धक जानकारी चित्रों सहित यदि पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं या PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट ज्ञान तरंग पर आइए, गूगल पर टाइप कीजिए www.gyantarang.com अर्थात ज्ञानतरंग.com और रोचक जानकारी प्राप्त कीजिए। पृथ्वी ब्रह्मांड का एक अनुपम देन है और पृथ्वी के ऊपरी परत का 1/3 भाग मिट्टी और चट्टानों से ढका हुआ है, जिसे भू संसाधन के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी का लगभग अधिकांश जीव अपने जीवन के लिए इन्हीं भू संसाधनों पर निर्भर रहता है, क्योंकि भोजन के लिए अन्न, पीने के लिए जल, सांस लेने के लिए वायु तथा रहने के लिए आवास इसी भूमि से प्राप्त होता है। हम जिस भूमि पर रहते हैं इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। इसीलिए भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन एवं मानवीय क्रियाकलाप सभी भूमि पर ही आधारित है, परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। इसलिए पृथ्वी पर उपलब्ध भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए सावधानी पूर्वक एवं योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। भारत की धरती पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। संपूर्ण भूधरातल का लगभग 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है, जो कृषि और उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुल भूधरातल का लगभग 30% भूभाग पर पर्वत का विस्तार है। ये पर्वत कुछ नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं तथा पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं। साथ ही पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के कुल धरातल का लगभग 27% भाग पर पठार स्थित है। भारत का पठारी भूभाग खनिज संसाधनों तथा वन संपदा से परिपूर्ण है। भारत में भू उपयोग प्रारूप। भू उपयोग भारत के किसी क्षेत्र का मानव द्वारा उपयोग को सूचित करता है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन में भू उपयोग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत में भू उपयोग से संबंधित मामले भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। यहाँ भू उपयोग प्रारूप मुख्यतः 5 उद्देश्यों को लेकर किया जा रहा है। पहला उद्देश्य वन क्षेत्र, दूसरा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, तीसरा प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, चौथा प्रतिभूमि और पांचवा शुद्ध बोया गया क्षेत्र। प्यारे बच्चों, आइए भारत में भू उपयोग के प्रारूप को 2 वृत्त आरेख द्वारा समझते हैं। इसे क्लास 10th के भूगोल विषय के चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास में चित्र 1.4 जो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वर्ष 2017 से संबंधित है। इस चित्र में वृत्त आरेख द्वारा भारत के भू उपयोग प्रारूप को तुलनात्मक रूप में दर्शाया गया है। इस चित्र में एक वृत्त आरेख वर्ष 1960-61 के भू उपयोग प्रारूप से संबंधित है, जबकि दूसरा आरेख वर्ष 2014-15 से संबंधित है। आइए इन दोनों वृत्त आरेखों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। पहले इन दोनों वृत्त आरेखों को ध्यानपूर्वक देखिए। दोनों वृत्त आरेखों को देखने के बाद स्पष्ट होता है कि 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहां बदलाव बहुत ज़्यादा देखा गया है। पहला वन क्षेत्र, दूसरा बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, तीसरा गैर कृषि परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र और चौथा कृषि योग्य बंजर भूमि। बाकी अन्य में मामूली बदलाव हुए हैं। अब पहला नंबर देखते हैं, वन क्षेत्र। इसे नंबर 1 में देखिए। 1960-61 में जहां वन क्षेत्र के अंतर्गत 18.11% भूभाग था, वहीं 2014-15 में यह बढ़कर 23.3% हो गया। यहाँ तकरीबन 5% का बदलाव या बढ़ोतरी देखा गया है। दूसरा बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि नंबर 2 में देखिए।
1960-61 में यहाँ इसके अंतर्गत 18.11% भूभाग सम्मिलित था। वहीं 2014-15 में यह घटकर 5.5 रह गया। इस तरह से इस क्षेत्र में बड़ा बदलाव, लगभग 13% की कमी देखा गया है। तीसरा देखिए, गैर कृषि परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र नंबर 3 में देखिए, वर्ष 1960-61 में इसके अंतर्गत 4.95% भूभाग था। वहीं 2014-15 में यह बढ़कर 8.7% हो गया। इस तरह इस क्षेत्र में तकरीबन 3.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब चौथा नंबर देखिए, कृषि योग्य बंजर भूमि, इसे नंबर 6 में देखिएगा। वर्ष 1960-61 में यहाँ 6.23% था। वहीं इसके अंतर्गत भूभाग घटकर 4 रह गया है। इस तरह लगभग 2% की इस क्षेत्र में कमी आई है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि 1960-61 से 2014-15 तक मुख्यतः वन क्षेत्र तथा गैर कृषि परियोजन के अंतर्गत भूमि में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि और कृषि योग्य बंजर भूमि में ज़्यादा कमी देखा गया है। वहीं शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो 1960-61 में 46.26% था, उसमें मामूली कमी के साथ 45.5% दर्ज की गई है। बाकी अन्य भू प्रारूपों में थोड़ा बदलाव देखा गया। अब प्रश्न उठता है कि भू उपयोग प्रारूप के पीछे कौन जिम्मेदार कारक है? तो इसका उत्तर है भू आकृति, अर्थात धरातल का ऊपरी बनावट, जलवायु अर्थात वर्षा, तापमान, आर्द्रता और मृदा अर्थात मिट्टी का प्रकार जैसे भौतिक कारक, साथ ही जनसंख्या घनत्व, तकनीकी क्षमता, संस्कृति एवं हमारी परंपराएं जैसे मानवीय कारक भू उपयोग प्रारूप के बदलाव के पीछे मुख्य जिम्मेवार है। तो बच्चों, यह सत्र कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अब आपके लिए गृह कार्य, इसे अपने सामाजिक विज्ञान के कॉपी में लिख लेंगे। पहला प्रश्न, भारत में 1960-61 से 2014-15 के बीच भू उपयोग प्रारूप में सबसे ज़्यादा 3 क्षेत्रों में बदलाव देखा गया। कोई 4 क्षेत्र का नाम बताइए तथा उसमें कितना प्रतिशत का बदलाव है, ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, भू उपयोग प्रारूप को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। इसी तरह के ज्ञानवर्धक रोचक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा दाएं तरफ की घंटी को भी दबाइए ताकि वीडियो पोस्ट के साथ आपको सूचना मिल सके। अलर्ट रहिए, सजग रहिए। जल्द ही अगले वीडियो के साथ वापस लौटते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।